नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडू उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि आरोपी अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को किन लोगों को संरक्षण मिला है, इसकी जांच होनी चाहिए। दोनों आरोपी दक्षिण अफ्रीका में वांछित रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंदूक की पहुंच बड़ी राजनीतिक हस्तियों से है। एक जमाने में उत्तराखंड राज्य सरकार में उनको मंत्री का दर्जा और जेड सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी। कांग्रेस इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। कि जिस तरीके से शहर के एक प्रतिष्ठित बिल्डर ने 8वीं मंजिल से कूद करके आत्महत्या की और आत्महत्या करने से पूर्व उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो है सुसाइड नोट लिखा और उसमें जो है उन्होंने आत्महत्या के पूरे कारण लिखे और कई रसूखदारों का नाम भी जो है उन्होंने उसमें लिया है। तो इस पूरे प्रकरण में संदेह गहरा गया है कि उन्होंने लिखा है कि सेव माई फैमिली। इसका मतलब है उनके परिवार को भी जो है जान का खतरा है। पुलिस ने उनके परिवार को जो है अभी क्या प्रोटेक्शन दिया है, क्या नहीं दिया है, ये भी देखने वाली बात है। और असल दोषी जो पर्दे के पीछे हैं वो भी जो है जांच के दायरे में आए या नहीं आए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस पूरे प्रकरण की जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और गुप्ता बंधुओं का नाम इस पूरे प्रकरण में आया। गुप्ता बंधु जो है कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, आप जानते ही हैं। देश शहीद बाहर भी उनका जो है पूरी दुनिया में नाम है। और अफ्रीका में जिस तरीके से उन्होंने वहां की सरकार को ही जो है एक तरीके से डिस्टर्ब करने का काम किया था, तो रसूखदार वाले लोग हैं। तो ऐसे मामले में जांच प्रभावित ना हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर पर जिससे जो है मामले में लीपापोती ना हो सके और जो है साहनी हत्याकांड के असली गुनहगार जो है सलाखों के पीछे जा सके। चारधाम यात्रा के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचने से सबसे ज्यादा कमाई गढ़वाल मंडल विकास निगम को हो रही है। अब तक की यात्रा में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 22 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा लिया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के 80 से ज्यादा होटल हैं, जहां यात्रियों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। हर साल इस व्यवस्था के लिए फरवरी से ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाती है, जो पूरे यात्रा सीजन के दौरान चलती है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी विनोद गोस्वामी का कहना है कि यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हमने 28 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं, जो कि ऑपरेशनल अधिकतर हो चुके हैं। और इनको हम लोगों ने अभी ट्रायल रन हम लोगों का चल रहा है मुख्य सभी गेस्ट हाउसेज में, जहाँ पर जो कि मेन मुख्य मार्गों के किनारे हैं, जहाँ पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पर हम इनको लगा चुके हैं। तो ये चल रहे हैं और इससे पर्यटकों को कम से कम ये सुविधा होगी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आता है तो उसको पर्वतीय मार्गों में भी अलग अलग जगहों पर मुख्य स्थानों पर उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए सुविधाएँ मिल पाएंगी। और ये बहुत ही जो मार्केट रेट है उससे थोड़ा कम प्राइस में ही उपलब्ध है। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, लेकिन अब भीड़ को देखते हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बताया कि भीड़ को बढ़ते देख कुछ तत्व इसी में एडिट करके ऐप में जाकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक फर्जी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 45 पाया गया है, जिसमें हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में मामले दर्ज हैं। इसकी जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब से ये भीड़ बढ़ने के कारण को देखा गया तो फर्जी रजिस्ट्रेशन भी एक बात सामने आई है। तब से ये देखा गया है कि कुछ लोग किसी में हेर फेर करके, एडिटिंग करके या ऐप में जाके फर्जी नाम से इस तरह से नए अपना रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं। तो इस तरह के अभी चेकिंग में करीब 45 कुल मुकदमे कायम हुए, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग प्रमुख रूप से है, जहां पर इस तरह चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है, तो वही आने वाले समय में मानसून के बीच चारधाम यात्रा मार्गों में होने वाली खराबी के लिए लोक निर्माण विभाग ने
कमर कस ली है। इस बात को लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि जिन जगहों पर बारिश की वजह से लैंड स्लाइड या रोड ब्लॉक की स्थिति हो सकती है तो वहां पर जेसीबी मशीनों को रखने की तैयारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईवे से हटकर वैकल्पिक मार्गों को भी हमने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है ताकि जरूरत पड़ने पर यातायात को उन जगहों से संचालित किया जा सके। इस बार यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा दर्शनार्थी इसमें आ रहे हैं, तीर्थयात्री इस बार आ रहे हैं, उनको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। सड़कों पे काम काफ़ी ज़्यादा किया जा चुका है, सीज़न से पहले हम लोगों ने काम करा लिया था और बारिश के दृष्टिगत भी हम लोग ने एडवांस में प्लानिंग करी है कि जो हमारे खतरे वाली जगह हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या जहाँ पे हमको संभावना लगती है कि जहाँ पे रोड ब्लॉक हो सकता है, वहाँ पे मशीनें प्लान की गई हैं। कुछ जगहों पे अभी भी मशीन लगाई गई हैं। बाकी सारी जो हमारा मानसून प्लान जब स्टार्ट होता है, मानसून अनाउंस होता है कि इतनी तारीख से मानसून आने की संभावना है, उस डेट से हम लोग डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि मशीनें हायर करते हैं, कुछ अपने डिपार्टमेंट से लगाते हैं। तो जितने भी रूट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लोकेशंस हैं, सब जगहों पे हम लोग मशीन लगाते हैं, उसके जीपीएस लोकेशन रखते हैं, उसमें जो हमारे ऑपरेटर होते हैं उनके नंबर, उनको डायरेक्शन रहता है कि किसी भी टाइम वो रेडी रहना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन करें तो इमीडिएटली आके वो वहाँ पे काम करें। और ये सारा डिटेल जिला प्रशासन के साथ, वेबसाइट पे आपदा प्रबंधन के साथ, इन सब के साथ भी शेयर किया जाता है, जिससे कि जहाँ से भी मैसेज हो, जिनको सबसे पहले मैसेज मिले वो इमीडिएटली ऑपरेटर को मोटिवेट कर सकें। इसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, जो मेन हाईवेज़ हैं, उनके जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, जैसे शिरो बगड़ हो गया या और जो क्रॉनिक हमारे लैंडस्लाइड एरियाज़ हैं, उनके जो बाईपासेस हैं, जो छोटे रोड हैं, उनको भी हम लोग ने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। वहाँ पे भी काम किया है कि अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है हमारे क्रॉनिक एरियाज़ में तो हम ट्रैफिक को, क्योंकि चार धाम यात्रा काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है इसमें, तो उसको पूरा ट्रैफिक हम दूसरे रोड से लेके अपना थोड़ा डिस्टेंस बढ़ सकती है, लेकिन ट्रैफिक बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी भी हम लोगों ने तैयारी की हुई है। चारधाम यात्रा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभाग लगातार मॉनिटरिंग के साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। वहीं शहरी विकास विभाग भी सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तरकाशी जिले के 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर गए संयुक्त निदेशक विनोद कुमार ने जिले में निकायों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कूड़ा निस्तारण के बेहतर प्रबंधन की सराहना की। में एक अभिनव प्रयोग इस बार किया गया है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिस कारण जो ऑर्गेनिक जितना भी वेस्ट आता है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। ग्रिडकुल के सहयोग से एक ऑर्गेनिक कंपोस्टर जिसकी क्षमता है 2 मैट्रिक टन, वो यहाँ पर लगाया गया है और ये इस तरह का प्रयोग अभी प्रदेश भर में पहली जगह हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि जितना भी ऑर्गेनिक यहाँ पर वेस्ट आएगा उसको ये डिकम्पोज करेगा और जो उससे डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के अंतर्गत सोर्स रिडक्शन को प्रमुखता से उठाया गया है, जिसे लेकर सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं। इस बात पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी के साथ बैठक हो चुकी है और मुख्य रूप से सोर्स रिडक्शन का काम नगर निगम और नगर पंचायत को करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने नगर निगम और नगर पंचायत को निर्देश दिए हैं कि लार्वी साइडल एक्टिविटी को समय पर शुरू कर दें और हमारे स्तर से आशा कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सोर्स रिडक्शन का काम मेनली नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम से नगर पंचायत को करना है। तो इस बैठक में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समस्त नगर पंचायत और नगर निगम के अधिकारियों को उसमें निर्देश दे दिए गए कि वो समय से लार्विसाइडल एक्टिविटी शुरू कर दें बारिश होने से पूर्व ही। हमारे स्तर से भी आशाओं के माध्यम से लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया जा रहा है। तो ये उसमें कार्रवाई हम लोगों के द्वारा।
लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आने वाला है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने मतगणना में तैनात होने वाले पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के स्तर से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और राज्य और जिले स्तर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण का कार्यक्रम राज्य स्तर पर रखा गया है और ईवीएम के लिए जो मुख्य मतगणना होनी है उसके लिए भी मॉड्यूल बनाए गए हैं। सभी जानते हैं कि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और इसके लिए मतगणना संबंधी सभी तैयारियां कराई जा रही हैं। इसमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, न सिर्फ पर्यवेक्षकों के लिए बल्कि जो ईसीआई के लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके अलावा यहाँ राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है। जो हमारे मास्टर लेवल ट्रेनर्स हैं उनकी आज हम प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ राज्य स्तर पर रख रहे हैं और उसके साथ ही साथ माननीय चुनाव आयोग द्वारा भी लगातार एआरओ लेवल पर, आरओ लेवल पर, डीईओ लेवल पर सभी स्तर पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें अलग अलग ट्रेनिंग अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए दी जा रही है, जैसे कि ईटीपीबीएस काउंटिंग को लेकर के पृथक से मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं और जो मेन काउंटिंग होगी ईवीएम की उसके लिए भी अलग। एनजीटी की ओर से 30 जून तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद बड़ी संख्या में मलिन बस्तीवासी आपत्ति दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। वहीं एनजीटी के निर्देश पर रिस्पना के किनारे स्थित 27 मलिन बस्तियों को किए गए सर्वे में वर्ष 2016 के बाद 525 निर्माण चिन्हित किए गए, जिनमें से 413 अतिक्रमण रिवर फ्रंट योजना के लिए एमडीडीए को हस्तांतरित भूमि पर पाए गए थे, जिन पर एमडीडीए की ओर से नोटिस तामील किए जा रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए एमडीडीए के वाइस चेयरमैन बंशीधर तिवारी ने बताया कि नगर निगम लगातार जगह चिन्हित कर रहा है और 2016 के बाद नगर निगम के क्षेत्र में जो अतिक्रमण है उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के तहत जो जमीन हमें मिली थी और वहां पर अब अतिक्रमण चिन्हित किया गया है, उन्हें नोटिस देने का काम हम कर रहे हैं। नगर निगम ने चिन्हित किया है 2016 के बाद के जो अतिक्रमण हैं और नगर निगम का जो पार्ट है वहाँ पर नोटिस दे रहे हैं। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के तहत जो ज़मीन हमें मिली थी वहाँ पर भी उन्होंने कुछ अतिक्रमण चिन्हित किया है, उनको हम लोग नोटिस देने का काम कर रहे हैं। लालकुआं नगर पंचायत प्रशासन द्वारा वार्ड नंबर 3 निवासी गरीब परिवार को 15 दिन के भीतर भवन खाली करने के लिए नोटिस के खिलाफ शुक्रवार को भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का घेराव कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने तत्काल दिए गए नोटिस को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर बेवजह गरीब परिवार को प्रताड़ित किया तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता नगर पंचायत के खिलाफ आंदोलन के बाध्य होंगे, जिसमें जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। पिछले 3 दिन पहले हमारे पास एक मामला आया था कि लालकुआं में एक गरीब परिवार है और उसका नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा उसको तोड़ने का फरमान जारी किया है, उनके घर को खाली करने का फरमान जारी किया गया। आज हम पीड़ित परिवार से मिले और पीड़ित परिवार की बातें हमने सुनी, उन्होंने अपनी बात रखी हमारे सामने। पिछले 30 साल से पीड़ित परिवार वहाँ पे रह रहा है और 30 साल से उन्होंने वहीं से पढ़ाई किया, उनके बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, उनकी शादी वहीं हुई है। तो उनके पास पिछले 15 साल से विद्युत बिल है और पिछले 15 साल से पानी का बिल है और 5 से 10 साल तक उनका भवन कर नगर परिषद ने यहाँ लिया है। तो आज हम यहाँ नगर पालिका के अधिशासी अभियंता जी से मिले और हमने अपनी मांग रखी है कि इस परिवार को घर खाली ना किया जाए। अगर ये परिवार का घर खाली जबरन करते हैं तो भीम आर्मी एक बड़ा आंदोलन और अपने जनबल के साथ, अपनी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी के साथ यहाँ नगर निगम का घेराव करेगी और जल्दी हम कोर्ट जाके इसमें स्टे लेने का काम तो कर रहे हैं। और अगर इससे जल्द पहले वो खाली करते हैं तो हम यहाँ के नगर निगम का यहाँ घेराव करेंगे। पौड़ी गढ़वाल ऐतिहासिक खेरलिंग कैथिक के मौके पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्राम सभा सागुंडा के पवेथा खेल मैदान में क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पुरी द्वारा किया गया। उद्घाटन मैच में सकनोली के
हचुई को हराया। लीग आधार पर आयोजित हो रही क्रिकेट खेल प्रतियोगिता में अभी तक 16 ग्राम सभाओं ने एंट्री की है। क्षेत्रीय विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह से आयोजन से ग्रामीण प्रतिभाओं का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलता है। आज विकासखंड कलछखाल के अंतर्गत बहुत पौराणिक और सिद्ध पीठ कहते हैं खैरालिंग मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव और शक्ति का एक साथ मंदिर है और पौराणिक मंदिर है। तो उसी भगवान के नाम से खैरालिंग महादेव क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से कलछखाल विकासखंड के अंतर्गत ये प्रतियोगिता पहली बार शुरू की गई है और एक बड़ा मैदान वहाँ पर है जो पहले से बना हुआ है, उसका भी सदुपयोग करने के उद्देश्य से वहाँ के जो जागरूक लोग हैं, अपने मंदिर समिति के लोग, अनिल नेगी उसके अध्यक्ष हैं, संयोजक आदरणीय उनियाल जी हैं, त्रिभुवन उनियाल जी और अन्य वरिष्ठ लोग वहाँ क्षेत्र के वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और सारे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम क्षेत्र के इन वरिष्ठ लोगों ने किया है। मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यहाँ के बच्चे क्रिकेट के क्षेत्र में अपना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे, खेलेंगे और इसी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान खैरालिंग महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चों को सद्बुद्धि दे और इनका भविष्य उज्जवल हो, ताकि ये इस क्षेत्र का नाम और हमारे उत्तराखंड का नाम विदेशों तक, बाहरी क्षेत्रों तक हमारे उत्तराखंड का नाम। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एनवी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्म है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम और एमडीडीए ने रिस्पना के किनारे बसी बस्तियों में सरकारी भूमि पर चिन्हित करीब 500 मकानों को नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ऐसी सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनको 1 हफ्ते के भीतर खुद का मकान ढहा आना होगा। इसके बाद दोनों महकमे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। बचाना चाहिए या तोड़ रहे हैं तो फिर इनके बसावट की भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मलिन बस्ती को तोड़ने की योजना नहीं बना रही है, न ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई ऐसी मंशा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान हो, उनके हितों के लिए क्या क्या हो सकता है, उनकी अच्छाई के लिए क्या क्या हो सकता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कार्य करेगी। लेकिन एनजीटी के आदेश जो हुए हैं उसको लेकर सरकार उसको गंभीरतापूर्वक ले रही है और उसके जो आदेश एनजीटी के जो आदेश हैं उसका गंभीरतापूर्वक से अध्ययन किया जा रहा है और गरीब आदमी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। चारधाम यात्रा के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि 2022 तक वायदा किया था कि कोई भी बिना छत के नहीं रहेगा, सबको छत दे दी जाएगी, पक्के आवास दिए जाएंगे, ये मोदी जी ने वायदा किया था। 22 भी गया, 23 भी गया, 24 भी जाने की स्थिति में है। आधा साल गुजर गया है, आधा बचा है। लेकिन दुर्भाग्य है उसी पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और गरीब आदमी को बेघर करने जा रही है। गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो सरकारी संस्थान सरकारी ज़मीन में कब्जा करके बैठे हैं उन पर कोई कार्रवाई, लेकिन मंदिर बस्तियों पर गरीब आदमी पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि एनजीटी का जजमेंट में पढ़ रहा था, जो ऑर्डर है वो देख रहा था, उसमें जिलाधिकारी कुछ और कहती है और नगर आयुक्त तो कुछ और बात कहते हैं। दोनों की कंट्राडिक्टी बयानबाजी है। पहले आपस में तालमेल कर लें, दूसरे पर बुलडोजर चलाने से पहले अपने रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, अपना ठीक कर लें, उसके बाद कुछ कार्रवाई करें। हमारी सरकार से निवेदन है 2016 का जो मलिन बस्ती का के लिए पुनर्वास के जो एक्ट बना है, मलिन बस्ती रेगुलाइजेशन एक्ट बना है, उसमें साफ लिखा है अगर कहीं ऐसी स्थिति आएगी तो जिनको आप बेघर करेंगे उनका पुनर्वास करेंगे।
सरकार को पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, तब अगर रिवर फ्रंट प्रोग्राम अगर वो चलाना चाहते हैं या फ्लड के संबंध में कोई प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तो तब प्रोग्राम चलाएं। और ऐसे लोगों को उजाड़ना मैं समझता हूँ बहुत ही अन्यायपूर्ण निर्णय होगा, उसमें सरकार को माना जाता है कि सच्ची निष्ठा, भक्ति और तपस्या के आगे कोई भी किसी तरह का आहित नहीं कर सकता। इससे पहले हमारे देवी देवताओं को शक्ति भक्ति पाने की लालसा से तमाम ऋषि मुनियों ने भी तमाम तपस्या की थी। आज के युग में भी ऐसी ही एक अनोखी तपस्या की खबर देवभूमि उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से सामने आ रही है। का स्थान है और मतलब यहाँ पहले बहुत समय पहले एक महापुरुष हुए हैं, तो वो संत हुए हैं, उनको नदी वाले बाबा जी करके जाना जाता था। उनकी समाधि यहाँ बनी हुई है और हमारे गुरुजी ने इस समाधि को चेताया था और उसके बाद में हम यहाँ हर साल भंडारा करने आते हैं और यहाँ पे एक माता जी हैं, वो सेवा संभालती हैं पीछे से और वही मिलती हैं। हर बृहस्पतिवार को यहाँ संतों और संगत का इकट्ठ होता है और भंडारा होता है। सृष्टि में है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और तप के प्रभाव से विष्णु जी पालना करते हैं और तप के प्रभाव से शंकर जी लय करते हैं और तप का प्रभाव इस कारण से हम भी तप करते हैं। संतों के लिए किया जाता है, संगत के लिए किया जाता है, मतलब बाहर से बहुत दूर दूर से संत आते हैं, जैसे पंजाब से संत हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं। संतों को और संगत को भंडारा हम करते हैं। अन्न का दाता सदा सुखी, जो अन्न का दान करता है वो सदा सुखी रहता है और जो वस्त्र का दान करता है वो कमलापति, वो उसे माया भगवान देते हैं जो वस्त्र का दान करता है, और इसलिए हम अन्न का दान करते हैं। भव्य स्थान बना हुआ है जहाँ से हम आए हैं। मैं एक जगह दो जगह सेवा संभालता हूँ। एक पंजाब में स्थान है रामपुरा नारायणपुरा और एक स्थान सगरिया मंडी राजस्थान में है। बीकानेर वाले संत पहले से लोग हमें यहाँ से जानते थे क्योंकि दूर से आते थे, पुराना टाइम था तो लोग राजस्थान में बीकानेर करके जानते थे। उस समय और कोई शहर का नाम इतना नहीं जानते थे, इस कारण से पहले से बीकानेर वाले कहते हैं। वैसे मेन स्थान सगरिया मंडी राजस्थान जिला हनुमान। संदेश तो संगत को भी यही संदेश देता हूँ, मैं कथा कीर्तन में यही संदेश कहता हूँ कि भगवान का भजन करें, बस दुनिया की व्याधियाँ छोड़ दें, बहुत हो गया कार्य, अब भजन करें। जनपद उधम सिंह नगर के खटिमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पूर्व में टेढ़ा घाट में मकान स्वामी की अनुपस्थिति में घर का ताला तोड़कर 15 लाख के जेवर तथा नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक क्राइम ने किया। हमें तहरीर मिली थी कि कैलाश जोशी जो है यहाँ पर टेढ़ाघाट के निवासी, उनके द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि दिनांक 15 तारीख को वो घर से कैंचीधाम के लिए गए थे, तो 17 तारीख को जब वापस आए तो उन्होंने पाया कि घर में चोरी हुई है। घर में घुसकर ताला तोड़कर काफ़ी मात्रा में सोने के गहने, चांदी के गहने इनकी चोरी हुई है। तो इसी क्रम में हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया था और लगातार हमारी टीमें एसएसपी उधम सिंह नगर के नेतृत्व में टीमें लगातार कार्रवाई कर रही थी। कोतवाली खटीमा के साथ साथ एसओजी की टीमें भी इसमें लगी हुई थी। सीओ खटीमा के नेतृत्व में एसएचओ खटीमा के निर्देशन में ये काम कर रहे थे। इन टीमों को बहुत अच्छी सफलता मिली है। 25 तारीख को हमने इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं और इनके द्वारा हमने एक और मुकदमे 150/24 का भी माल हमने इनसे बरामद किया है। तो लगभग ये दोनों मुकदमे का बरामदगी जो हुई है 15 लाख से भी ज़्यादा इसकी अनुमानित कीमत है। इसमें सफ़ेद धातु और पीली धातु के आभूषण इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा हमने एक स्कूटी और एक अपाचे भी इनसे बरामद की है। स्कूटी जो है घटना में प्रयुक्त की गई थी और जो अपाचे है वो इन्होंने चोरी के संपत्ति से इसको खरीदा गया था। तो इस पूरी इसमें 2 और एक्यूज हैं जो वांटेड हैं, इनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत है। ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग बहुत ही शातिर तरीके से प्रॉपरली रेकी करके बंद घरों में ये टारगेट कर रहे थे और इनको गिरफ्तार करके हमारा संदेश है कि जो आम नागरिक को परेशान करने की नीयत से कोई भी चोरी हो की घटनाओं को हम गंभीरता से लेते हैं। जनपद उधम सिंह नगर की टीम पूरी गंभीरता से लेते हुए इसको प्रोफेशनल तरीके से हम खोले हैं और काफ़ी मात्रा में हमने बरामदगी भी की है और इस संपत्ति को हम लौटा रहे हैं अब वादी को। ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि हमारी टीम को प्राप्त हुई है।
और इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी हम लगातार डाल रहे हैं। 2 अभियुक्तों को, खुशबू और सिन्नी, इनका ऑलरेडी केसेस हमारे सामने आए, रजिस्टर्ड है। इनके अलावा अशरफ और अकील के भी ऊपर काफ़ी सारे केसेस। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।